नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो में हम एक्यूट टिनाइटिस, इसके कारणों, लक्षणों और पहली दवा की जानकारी ले चुके हैं। इसलिए चलिए अब दूसरी दवा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो दूसरी दवा, यह दवा की श्रेणी है हीमोरियोलॉजिकल एजेंट्स। इनके बारे में जानकारी लेने से पहले हमारे ये जानना ज़रूरी है कि एक्यूट टिनाइटिस और सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का एक बहुत बड़ा कारण कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व तक पर्याप्त मात्रा में रक्त का ना पहुंच पाना भी है। इस स्थिति में कॉक्लिया के हेयर्स मरने लगते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। यदि हमारी बॉडी का रक्त प्रवाह ठीक नहीं है तो कान से संबंधित समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। शरीर में रक्त प्रवाह खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नसों का सकरा होना, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना, नसों का ब्लॉक होना या फिर रक्त का ही गाढ़ा हो जाना। तो इस कंडीशन में हीमोरियोलॉजिकल एजेंट्स हमारे ब्लड सेल्स, खासकर रेड ब्लड सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, रक्त की विस्कोसिटी या फिर गाढ़ेपन को कम करते हैं और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देते हैं। इनके अलावा प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन का कंटेंट होता है उसे कम करते हैं। साथ ही एरिथ्रोसाइट्स या प्लेटलेट्स जब एक साथ चिपक जाते हैं तो उन्हें भी चिपकने से रोकते हैं। और यदि ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉट्स बन रहे हैं या खून के थक्के जम रहे हैं, तो उन्हें भी रोकते हैं। हीमोरियोलॉजिकल एजेंट्स के इस मैकेनिज्म के कारण ही कॉक्लिया और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि इनमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छी तरह और पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगते हैं और टिनाइटिस या सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जैसी कंडीशन में हमें राहत मिलती है। अब इसके बाद हम कुछ हीमोरियोलॉजिकल एजेंट्स दवाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये सभी दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जाती हैं। तो इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं पेंटॉक्सीफाइलिन, जैसे कि पेंटॉक्सिल और ट्रेंटल। इसके अलावा कुछ हर्ब्स जैसे कि जिंको बायोलोबा और कुछ नूट्रॉपिक्स जैसे कि पीरासीटम को भी हीमोरियोलॉजिकल एजेंट माना जाता है, जिनके बारे में हम इसी सीरीज़ के अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। हम इस वीडियो में केवल पेंटॉक्सीफाइलिन की जानकारी लेंगे। तो अभी हमने जाना कि यह दवा किस तरह ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, लेकिन इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। इसलिए यदि शरीर में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण कॉक्लिया के हेयर्स या फिर ऑडिटरी नर्व्स को डैमेज हो रहा है, तो ये दवा इनमें भी राहत देती हैं और साथ ही टिश्यू रीजनरेशन में भी सहायता करती है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण यदि आंतरिक कंद की संरचनाओं में क्षति हो रही है तो इन दवाओं के द्वारा रक्त आपूर्ति को बढ़ाकर उस क्षति को कम किया जा सकता है या फिर क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अब यदि डोज की बात की जाए तो ये पूरी तरह आपके डॉक्टर का ही डिसीजन होगा, क्योंकि इन दवाओं को लेने से पहले ब्लड टेस्ट भी करना पड़ सकता है और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही दवाओं की डोज और ड्यूरेशन तय की जाएगी। इसलिए डोज के बारे में आप डॉक्टर से ही जानकारी लीजिए। और अब यदि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो देखिए, यदि आप इन दवाओं को डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हैं तो आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं, मितली और उल्टी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, थोड़ी सी चोट या खरोंच लगने पर अधिक रक्त निकल सकता है, हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, पेट दर्द, सीने में दर्द और भूख न लगना जैसी समस्या महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा न्यूट्रोपेनिया यानी कि न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो सकती है, एनीमिया की शिकायत हो सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है और गंभीर एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए आप इस दवा को केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन में ही लें, तो ही ये दवा बेहतर रूप से काम कर पाएगी। अब वीडियो के अंत में यदि क्लिनिकल एविडेंस की बात की जाए तो देखिए, अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण एक्यूट टिनाइटिस और सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और यदि इनका उपचार हीमोरियोलॉजिकल एजेंट द्वारा किया जाता है तो इन दोनों परेशानियों में राहत मिलती है। दोस्तों, पहले दो वीडियोज़ में हम एक्यूट टिनाइटिस, इसके कारणों, लक्षणों और पहली और दूसरी दवाओं की जानकारी ले चुके हैं। इसलिए चलिए अब तीसरी दवा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं।
तो तीसरी दवा या दवा की कैटेगरी है नूट्रोपिक दवाएं। वैसे हम नूट्रोपिक दवाओं के बारे में पहले भी विस्तार से जानकारी ले चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे। जो लोग नूट्रोपिक दवाओं के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि इन्हें स्मार्ट ड्रग भी कहा जाता है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कॉग्निटिव एनहेंसर की तरह किया जाता है। नूट्रोपिक दवाएं चाहे वो लैब में बनाई जाती हों जैसे कि पैरासिटम, या प्राकृतिक रूप से पाई जाती हों जैसे कि विम्पोसिटिन और ब्राह्मी, ये सभी हमारे ब्रेन पर काम करती हैं। और अब यदि इनकी वर्किंग की बात की जाए तो ये हमारे ब्रेन तक ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, न्यूरोट्रांसमीटर की उपलब्धता को बढ़ाती है, हमारे ब्रेन का एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और ब्रेन की कोशिकाओं या न्यूरॉन्स को डैमेज से भी बचाती हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम एक्यूट टिनाइटस और सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की दवा की जानकारी लेने आए हैं, लेकिन यहाँ तो केवल ब्रेन की जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि केवल कॉक्लिया में खराबी हो तभी एक्यूट टिनाइटस या फिर कम सुनाई देने की समस्या होगी। कई बार ऑडिटरी नर्व यानी कि वो नस जो कॉक्लिया से ब्रेन तक जाती है उसमें भी खराबी होती है। कई बार ब्रेन का वो हिस्सा जो कि साउंड को प्रोसेस करता है वहाँ भी कोई परेशानी हो सकती है। इसीलिए नूट्रोपिक दवाओं का उपयोग केवल ब्रेन से संबंधित समस्याओं के लिए ही नहीं बल्कि टिनाइटस और सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ब्रेन तक जाने वाले ब्लड का रास्ता कान से भी होकर गुजरता है। जब यहाँ ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त सप्लाई होगी तो सभी समस्याओं में राहत मिलेगी, फिर चाहे वो दिमाग से जुड़ी हो या कान से। एक बात और, इन दवाओं को एंटी हाइपोक्सिक भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा। जब कान या दिमाग तक किसी कारण से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तब नूट्रोपिक दवाएं दी जाती हैं। तो चौथी दवा, ये दवा की चौथी कैटेगरी है एनेस्थेटिक दवाएं। वैसे हम एनेस्थेटिक दवाओं के बारे में पहले भी विस्तार से जानकारी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्यूट टिनाइटस के लिए एनेस्थेटिक दवाओं, खासकर लिडोकेन का उपयोग बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों को राहत भी मिल रही है। लिडोकेन क्या है और ये कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो लिडोकेन दवाओं के उस वर्ग से संबंधित है जिन्हें एनेस्थेटिक दवाएं कहा जाता है। ये दवाएं हमारे शरीर के नर्व सिग्नल्स को रोककर शरीर के उस अंग को सुन्न कर देती हैं। लिडोकेन या एनेस्थेटिक एजेंट्स को दो तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, यदि किसी खास अंग या किसी खास स्थान को सुन्न करना हो तो वहाँ इंजेक्शन या फिर स्प्रे द्वारा लिडोकेन दिया जाता है और वो जगह सुन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के घुटने में चोट लगी है और टाँके लगाने के लिए उसे सुन्न करना है तो घुटने के ऊपर लिडोकेन का इंजेक्शन या फिर इसका स्प्रे दिया जाएगा। इसे लोकलाइज्ड एक्शन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा तरीका है सिस्टेमिक, यानी नसों द्वारा लिडोकेन का इंजेक्शन दिया जाना। ऐसा खासकर तब किया जाता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स या अन्य टिश्यूज़ को एनेस्थेटाइज करना हो। अब हम जानकारी लेते हैं कि एक्यूट टिनाइटस के केस में लिडोकेन किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले लिडोकेन न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि नर्व इम्पल्स यानी कि संकेत रुक जाते हैं और इससे न्यूरॉन या फिर दिमाग की कोशिकाओं की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और टिनाइटस की संवेदना में भी कमी आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टिनाइटस भले ही कान से या फिर ऑडिटरी नर्व से पैदा हो रहा हो, लेकिन ये महसूस तो दिमाग में ही होता है। टिनाइटस की कंडीशन में हमारे न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और लिडोकेन इन्हें शांत करता है, जिसके कारण टिनाइटस की संवेदना भी कम हो जाती है या फिर कभी कभी पूरी तरह खत्म भी हो जाती है। अब इसका सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लिडोकेन सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे पर काम करता है। इसकी असामान्य क्रियाओं को कम करता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि टिनाइटस पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम की बजाय सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे से उत्पन्न होता है, और जब लिडोकेन को सिस्टमिकली यानी कि नसों में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तब यह सेंट्रल ऑडिटरी न्यूरॉन्स की असामान्य गतिविधियों को कम कर देता है, खासकर वो गतिविधियाँ जो कि टिनाइटस से संबंधित होती हैं। इसका तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेरिफेरल इफेक्ट। हालांकि अभी आपको बताया गया है कि लिडोकेन सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे पर काम करता है, खासकर तब जबकि इसे नसों द्वारा दिया जाए, लेकिन ये पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम उदाहरण के लिए कॉक्लिया पर भी काम करता है, जबकि इसे इंट्राटिम्पैनिक यानी कि कान में दिए जाने वाले इंजेक्शन के द्वारा दिया जाए। जब इसे कान में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तब ये सेंसरी हेयर सेल्स और नर्व फाइबर्स की गतिविधि को मॉड्यूलेट या फिर कुछ शांत कर देता है, जिससे कि टिनाइटस की संवेदना में भी कमी आ जाती है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिडोकैन किस तरह काम करता है। इसलिए चलिए अब इसकी प्रभावशीलता की जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए, लिडोकैन एक एनेस्थेटिक है और इसलिए इसकी प्रभावशीलता अस्थायी होती है। व्यक्ति को टिनाइटस की संवेदना तब तक महसूस नहीं होगी या फिर कम महसूस होगी जब तक कि इसका असर रहेगा। जैसे जैसे इसका असर कम होगा, कई व्यक्ति को टिनाइटस वापस आ जाएगा और उन्हें एक बार फिर से इंजेक्शन लेना होगा। हालांकि कई बार टिनाइटस की संवेदना केवल परसेप्शनल होती है, जिसका अर्थ है टिनाइटस उतना नहीं है, वास्तव में उतना नहीं है जितना कि महसूस होता है। खासकर ऐसे लोगों के साथ जो कि टिनाइटस से डर जाते हैं या 24 घंटे केवल इसी के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर वो लोग जो कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग जब इस दवा यानी कि लिडोकैन का उपयोग करते हैं, तब कई बार ये देखा गया है कि लोगों को टिनाइटस से पूरी तरह राहत मिल जाती है, क्योंकि उनका टिनाइटस केवल परसेप्शनल अधिक था। और अब यदि मैं इसकी प्रभावशीलता की वास्तविकता बताऊं, तो लिडोकैन से ज़्यादातर लोगों को टिनाइटस से राहत तो मिल जाती है, लेकिन ये राहत अस्थायी होगी। आपको बार बार इस थेरेपी का उपयोग करना होगा, इसलिए आप इस थेरेपी के बारे में सोच समझ कर ही निर्णय लें। अब इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी भी ले लेते हैं। तो इनमें शामिल है बीपी कम होना, दिल की धड़कन कम होना, चक्कर आना, नींद आना, नर्वसनेस होना, कभी कभी दौरे आना, पेट खराब होना, त्वचा पर लाल दाने और खुजली होना और सूजन आना। तो कुछ लोगों को लिडोकैन के बाद इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। हालांकि सभी को ये साइड इफ़ेक्ट्स महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को तो हो सकते हैं। इसलिए यदि आप लिडोकैन के उपयोग के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इन साइड इफ़ेक्ट्स पर भी विचार करें। और जिन्हें दिल की बीमारी है या फिर जिन्हें लिडोकैन से ही एलर्जी की समस्या है, वो लोग इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी को यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आप लिडोकैन का उपयोग करने का विचार कर रहे हैं, तो पहले ये पता करना ज़रूरी है कि आपका टिनाइटस कॉक्लिया से पैदा हो रहा है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑडिटरी पाथवे यानी कि ब्रेन से। इस आधार पर ही आपका डॉक्टर यह तय करेगा कि लिडोकैन किस तरह प्रभावी होगा, यानी कि कान में इंजेक्शन के द्वारा या फिर सिस्टमिक पाथवे द्वारा यानी कि नसों में इंजेक्शन के द्वारा। चलिए अब पांचवी और आखिरी दवा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इनमें 2 दवाएं शामिल हैं। पहली है बीटा हिस्टीन और दूसरी है जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा के साथ कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई भी दिए जाते हैं, लगभग 45 से लेकर 50 दिनों के लिए। वैसे तो हम पहले भी इन दवाओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जिसके लिए आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियोज़ में हम इनके बारे में शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो हमारी पहली दवा यानी बीटा हिस्टीन वैसे तो मुख्य रूप से मैनिया डिसीज में उपयोग की जाती है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक कान में पानी भरने के कारण चक्कर आने की समस्या। लेकिन इसका उपयोग एक्यूट टिनाइटस के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बीटा हिस्टीन आंतरिक कान के ब्लड फ्लो में सुधार करती है, जिससे कि कॉक्लिया की हेयर्स के साथ ही ऑडिटरी नर्व तक भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसा होने से यदि हेयरिंग लॉस के कारण टिनाइटस उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें राहत मिलती है। लेकिन यदि इन्फ्लेमेशन के कारण टिनाइटस उत्पन्न हो रहा है, तो आपको जिंको बायलोबा के साथ ही अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी और ई की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि बीटा हिस्टीन लेने के साथ यानी कि बीटा हिस्टीन के साथ जिंको बायलोबा लेने का लाभ यह है कि कभी कभी एक्यूट टिनाइटस स्वप्रतिरक्षी यानी कि ऑटो इम्यून रोगों के कारण भी पैदा होता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति की अपनी ही इम्यूनिटी उसके शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसमें कॉक्लियर हेयर भी शामिल रहते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी ऐसा कुछ करती है, तब शरीर में कुछ मॉलिक्यूल्स या ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो शरीर की अपनी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और इससे शरीर में लगातार इन्फ्लेमेशन बना रहता है, और इससे अन्य कोशिकाओं के साथ ही आंतरिक कान की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे कि एक्यूट टिनाइटस पैदा होने लगता है। ऐसे में यदि हम पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि जिंको बायलोबा लेते हैं और इसे बीटा हिस्टीन जैसी दवाओं के साथ कंबाइन करते हैं, तब एक्यूट टिनाइटस पर अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसीलिए एक्यूट टिनाइटस की कंडीशन में कई डॉक्टर इन दोनों दवाओं को कॉम्बिनेशन ही देते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।